आज देखा जाए ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के प्रधान में उनके ऑफिस में बैठ के हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा। सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं अपना अपना परिचय करीब मुझे देंगे। श्रीमान, मेरा नाम राजकुमार दिगान है। सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते व अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ डीसी कपिल साहब का, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और तमाम संगठन यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में चिराग दिल्ली से राजेश बेनीवाल साहब यहाँ मौजूद हैं, बिंदर पहलवान जी मौजूद हैं और सासी समाज के बहुत ही दिग्गज नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। भाई राजेश घाघर जी मौजूद हैं, हमारे बहुत ही मजबूत साथी मुकेश जी यहाँ मौजूद हैं, भाई अमित जी मौजूद हैं, हमारे बीच में सुशील कुमार सूद साहब जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मानव हितकारी उत्थान समिति के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं या इसके अलावा और एमसीडी वगैरह में जितने कर्मचारी हैं, ये दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उनके हक अधिकार का हनन कर रही है। क्या ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है या आप उसका सहयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। पहले सर्वप्रथम दिल्ली नगर निगम में जो गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो दलितों के लिए किस प्रकार की सरकार है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य का आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी चमक स्वयं है। मैं आपको एक बात एक और कहना चाहता हूँ कि इन 14 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर रहे हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं और तीनों ही नेता सदन रहे हैं। उन्होंने अभी तक भी कोई ऐसा प्रेम्बल पास नहीं किया जिससे कि कर्मचारी उसका रेगुलाइजेशन हो, वो नियमित हो। अभी तक भी कोई ऐसा प्रेम्बल पास नहीं हुआ जिसमें नई पोस्टें क्रिएट की जाएं, तो कर्मचारी कैसे पक्का होगा? विधान जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की बात की जा रही है, केजरीवाल सरकार की बात की जा रही है, अभी कोरोना काल के दौर से हम लोग गुजरे हैं और बहुत सारे लोगों ने साथ दिए इस कोरोना काल में। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने उन वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को वो अनुदान राशि दे पाए जिसकी घोषणा की थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और ये स्पष्ट होना भी चाहिए कि आखिर ये 1 करोड़ रुपया है क्या। अगर गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है तो किस बदौलत किया है, किस प्रोटोकॉल के तहत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वो आदेश कॉपी डीसी कपिल साहब को दिखाई थी। उस आदेश में केवल ये लिखा था, उसमें कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब के साइन थे, उसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब के सिग्नेचर थे। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि कोरोना काल में जो कर्मचारी मैं किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में लगाता हूं और उस दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है तब मैं उनको 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब बात करनी है हमें हमारे आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत की। संजय गहलोत जी ने कहा जो भी कर्मचारी जिसकी मृत्यु कोरोना काल में कार्य करते वक्त होगी, कोविड-19 में होगी, हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। और उन्होंने कई फाइलें भी ऐसी चलाई, लेकिन उन फाइलों पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, ये सोचने का विचार है, ये सोचने का विषय है। अच्छा, कहीं आपको लगता नहीं दिगान साहब की जो वाल्मीकि समाज है इस दिल्ली के अंदर 22% उसका वोट है और 17% पे सरकार बन जाती है, लेकिन अभी तक जो है वाल्मीकि समाज अनभिज्ञ रहा और अपनी सरकार नहीं बना पाया, क्या कारण है वो? देखिए, आपस की फूट और जगत के लोग, वाल्मीकि समाज 22% नहीं है, आंकड़े 35% के हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 90% ये वाल्मीकि समाज जो निगम प्रशासन से जुड़ा हुआ है, निगम में सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़ा हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, कोई फेडरेशन चला रहे हैं, हम किसी और सरकार में, कोई और किसी सरकार में। जब हम लोग एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, जैसा कि कपिल साहब ने आज ये मोमेंट स्टार्ट किए ठेकेदारी हटाओ, इस मोमेंट में आज जितने भी संगठन है दिल्ली के वो एकजुट होकर एक माँ का बेटा बनकर काम कर रहे हैं। डीसी कपिल साहब का जो प्रयास है वो सराहनीय है, मैं धन्यवाद करता हूँ इनका। जिस तरीके से देखा जाए डीसी कपिल साहब जो है पिछले जो है 20-25 साल से जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनका एक जज्बा जुनून इस बात का रह गया कि वंचित समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ाया जाए, सरकार से सीधी लड़ाई है। क्या वो 50 संगठन जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, जब भी इनकी तरफ से कोई डेट फाइनल होती है, क्या आप सड़कों पर उतर पाएंगे? बेशक, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, उसके बाद मेरा समाज है, उसके बाद पार्टी है। और जहां मेरी कौम का हनन होगा, राजकुमार दिगान सबसे पहले उस सरकार के खिलाफ जाएगा जो सरकार दिल्ली में काबिज है और केंद्र में काबिज है। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार जिस तरीके से जो है हर चीज के प्राइवेटाइजेशन में एक छटाई वाला काम कर रही है, एक दलाली वाला काम कर रही है, क्या आप इस सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन ले पाएंगे, ठेकेदारी हटाओ? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है
जब भी किसी आंदोलन की शुरुआत होती है तो मैं समझता हूँ उसमें कुर्बानी की आवश्यकता भी होती है, और जिस कौम में, जिस समाज में कुर्बानी के बकरे नहीं होते वो कौम कभी सफल नहीं हो सकती। मैं तमाम दलितों की बात करता हूँ, जिस दिन दलितों ने कुर्बानी देना आरंभ कर दिया उस दिन कोई भी हमारा ऐसा अधिकार नहीं होगा जिससे हम वंचित रहें। देखा जाए तो वाल्मीकि समाज के तमाम संगठन हैं, तमाम यूनियनें हैं, तमाम जो है गली मोहल्ले की जो है संस्थाएं हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वो भिन्न भिन्न पार्टियों में अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, ना कि जो है अपने समाज को बचाने के लिए? बेशक कि गए हम जो वतन से, तो उस वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। आज मैनेजमेंट को देखें आप, प्रशासन को देखें आप, आज दलितों के खिलाफ है, सब कुछ खिलाफ है। यहाँ तक कि मैं अपनी न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। आज यदि हम रेगुलाइजेशन की बात करें तो उमा वर्सेस कर्नाटका का जो कानून है वो दिल्ली में इस प्रकार का काम कर रहा है, एक राक्षसी रूपी, एक तुगलकी फरमान जिससे कर्मचारी आज तक भी पक्का नहीं हो पा रहा है। हम पूछना चाहते हैं सरकारों से, हम पूछना चाहते हैं अपनी न्यायपालिका से, ये उमा वर्सेस कर्नाटका क्या है? द डेफिनेशन ऑफ दी उमा वर्सेस कर्नाटका। जो कानून कर्नाटका में है वो दिल्ली में क्यों काबिज हो रहा है, जबकि राजस्थान में भी लोगों को पक्का किया है, मद्रास में भी लोगों को पक्का किया है, पंजाब में भी लोगों को पक्का किया है, लेकिन बावजूद इसके उमा वर्सेस कर्नाटका हमारे पर क्यों ठहराया जा रहा है, हमारे पे क्यों स्टैंड किया जा रहा है? आपने कहा कि जो समाज कुर्बानी देता वो आगे बढ़ता है जी, आपके बराबर में ही डीसी कपिल जी वो जाति से आते हैं, इनके पूर्वजों ने या इनके पूर्वजों ने काम किया होगा, लेकिन आज वो देखने के लिए नहीं मिला। वाल्मीकि समाज क्यों नहीं झाड़ू छोड़ता है, वो अपना उद्धार क्यों नहीं करना चाहता है? देखिए मैं आपको, स्कूलों की तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाहता है, वो मंदिरों की तरफ क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और इस बात पे मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, रोशनी डालना चाहता हूँ। देखिए, जो समाज, मैं दिल्ली की बात करता हूँ पहले, और अन्य वर्गों की और राज्यों की बात नहीं करता। जो समाज 25 वर्षों से सफाई पेशे का काम कर रहा है, पहले उसने 3000 में काम किया, उसके बाद 3500 में काम किया, फिर 8000 में काम किया, उसके बाद 9450 में काम किया, उसके बाद 13045 रुपये में काम किया, आज वो 14000 समथिंग में काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने महंगाई के ज़माने में वो कर्मचारी अपने बेटे को पढ़ाएगा, अपनी बेटी की शादी करेगा, अपना अच्छा घर बनाएगा, वो किस प्रकार अच्छी शिक्षा देगा अपने बच्चों को? जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाएगा? मैं एक बात और कहता हूँ आपसे, देखिए आप मेरे क्वेश्चन से भटक रहे हैं। नहीं, जो मैंने कहा है कि जिस चमार कौम ने अपना जो पेशा था वो छोड़ दिया जी, उस समय उनकी स्थिति क्या रही होगी? तो बड़ी दयनीय थी, लेकिन आज तो सब कुछ होते हुए भी वाल्मीकि समाज झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रहा है? देखिए, जो चीज़ हमें मिली है, आज हमारे बच्चे अच्छे एकेडमी में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा तो नहीं कह सकता कि 90% बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ 30% बच्चे अच्छी एकेडमी में, अच्छे नेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज का जो भविष्य है और वर्तमान है वो अंधकार की ओर है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कॉरपोरेशन से, सफाई पेशे से कोई मतलब नहीं है, वो कोई कूड़ा उठाने की प्रथा से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे कर्मचारियों का इतना प्रयास जरूर है कि जो बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं हम उनको IPS बनाएं, IAS बनाएं, प्रथम श्रेणी अधिकारी बनाएं, ये मेरा संकल्प है। लेकिन हर एक कोई यही कहता है कि 100% जो वाल्मीकि समाज में जी 100% रिजर्वेशन, अगर जो काम करेगा तो वाल्मीकि समाज का ही करेगा। लेकिन अब तो उसमें भी अपर कास्ट ने अपना षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। जी देखिए, रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन इसलिए बाबा साहब ने बनाया था, सर वो इसमें 100% बाबा साहब की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि वाल्मीकि समाज यही समझता है कि अगर नई नौकरी लगेगी तो उनको हम झाड़ू पैसे में लगा देंगे। देखिए, आज बताता हूँ आपको, थोड़ा कड़वा सच है और आप इसको दिखाइए, काटिए मत। हमारे भाई जाटव समाज, बल्कि मैं चमार कहूँगा, अपने आप को भंगी कहूँगा, और हमें कहने भी चाहिए, जो वाल्मीकि शब्द जो जुड़ा हमारे साथ, सही मायने में ये जो वाल्मीकि शब्द है ये कई वर्ष पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना नहीं है। हम तो अपने आप को भंगी कहते हैं आज भी, और चमार को चमारी कहेंगे। देखिए, हमारे जो बड़े भाई हैं, जिस प्रकार से हमारे कार्यालयों में अधिकारी नहीं है, हमारे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आज हमारा जो वाल्मीकि समाज का अधिकारी है, अगर वो कहीं IPS भी बने, वो अगर एक क्लास 1 ऑफिसर बने तो अपनी जात पात, अपना गोत्र, अपना वर्ण, अपना वर्ग छिपा लेता है। लेकिन जाटव समाज ने कभी अपने जात, अपना गोत्र, अपना वर्ण नहीं छिपाया। आज हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो हमारे बीच में आज नहीं आते वाल्मीकि समाज के, लेकिन हाँ, जिस दिन वो रिटायरमेंट हो जाते हैं उस दिन उनको वाल्मीकि समाज याद आता है, अपनी कौम याद आती है। लेकिन आज जाटव समाज क्यों कामयाब है? यदि वहाँ किसी भी स्कूल में एक टीचर लगा हुआ है,
और एक प्रिंसिपल लगा हुआ है, तो उनका प्रयास रहता है कि 10 टीचर्स उसी स्कूल में जाटव समाज के हों। और यदि वाल्मीकि समाज को कोई नुमाइंदा लगा हुआ होता है कोई अधिकारी पद पे, तो वाल्मीकि समाज का कोई भी नुमाइंदा पहली बात अपनी जात नहीं बताता, अपना गोत्र नहीं बताता, अपने आप को सौण समाज का दिखाता है। तो हमारे लोग कैसे आगे आएंगे? जब तक हम अपनी जातियां उजागर नहीं करेंगे, हमारा समाज का शोषण होता रहेगा और वाल्मीकि समाज हमेशा दबता रहेगा। राजकुमार निगान जी, एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, इस मुहिम को हम पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। और तकरीबन देखा जाए जो दिल्ली सरकार के अंदर वाल्मीकि समाज से मंत्री बने थे, जो जय श्री राम जय वाल्मीकि के नारे लगाते थे, आज वो जय भीम के नारे लगाते हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आने वाले समय में अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, इसके अलावा बहुजन समाज में जिनमें मानव काशीराम की विचारधारा के बारे में, क्या आप उनको भी उस विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे उस जनरेशन को? देखिए, आज जो जनरेशन है बहुत आगे है, बेशक हम पीछे हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन आज के जो बच्चे हैं कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट उनके पास हैं। लेकिन क्या करें, आज इस देश को, आज हमारी कौम को, आज दिल्ली में यदि नौजवान ये समझना आरंभ कर दे कि उसको क्या चाहिए, झाड़ू चाहिए या कलम चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी दलित समाज है उसका उत्थान होगा। और जब जिस बच्चे के हाथ में कलम आ जाएगी और अधिकारी बन जाएगा, तो मैं समझता हूँ यदि वही बच्चा अपनी कौम के 10 बच्चों को और पढ़ाए और लिखाए, तो मैं समझता हूँ दिन दूर नहीं है कि जब झाड़ू हमारे हाथ से छूटेगी और कलम हमारे हाथ में आएगी। अच्छा, आस्था की बात करें, आस्था के मंदिर पे जाने से भिखारी बनते हैं, स्कूल कॉलेज में जाने से अधिकारी बनते हैं। क्या वाल्मीकि समाज या उस शोषित पीड़ित वंचित समाज को कुछ कहना चाहेंगे जो आस्था के नाम पे अपने आप को कुर्बान करे जा रहा है, बेचे जा रहा है, या उस दलदल में धंसा जा रहा है, उसको कैसे बाहर निकालने का काम करें? देखिए, आज आस्था के नाम पे यदि बात करें तो पहले मैं समझता हूँ वाल्मीकि समाज मंदिरों में, गुरुद्वारों में या आपके गिरजाघरों में देखा गया है। लेकिन आज जब हम बाबा साहब की बात वाल्मीकि समाज के बच्चों के सामने करते हैं, उस परिवार में करते हैं, और हम जब कहते हैं कि बाबा साहब की फ़ोटो लगी होनी चाहिए, किसी भगवान की या किसी मूर्ति की फ़ोटो आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए, और बल्कि मायावती का एग्जाम्पल दिया जाता है जो कि मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार 3 योजना में, कि उनके कार्य 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके कार्यालय में बाबा साहब की मूर्ति है। आज हमारे अमेरिका में देख लीजिए, वो पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस का काम करता है, सबसे बड़ा देश है, सबसे ताकतवर देश है, उन्होंने कभी किसी मूर्ति को नहीं पूजा, लेकिन फिर भी कामयाब हैं। ये बताने की आवश्यकता है कि हमें मूर्तियों से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें कलम से प्यार करना चाहिए, किताबों से प्यार करना चाहिए, ताकि हम अधिकारी बने। और जब समाज में अच्छे अधिकारी पैदा होते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज अपना आप आगे बढ़ता है। राजू निगान जी, कल की बात है, लक्ष्मीबाई कॉलेज की मैं बात करूंगा, एक प्रोफेसर जाटव समाज से और एक अपर कास्ट का चाटा मार देता है। अपर कास्ट की महिला एक चाटा मार देती है सिर्फ एक जातिवाद को लेकर, तो ये मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, इस मानसिकता को मैंने पहले भी आपसे रिपीट कर चुका हूँ, ये मानसिकता केवल एक आदमी नहीं बदल सकता, सबको जागना पड़ेगा। और देश को आज़ाद होने में 150 वर्ष लगे हैं, देश केवल एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ। ये जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से ऊपर उठ के काम करना है। जब तक हमारी मानसिकता बदलेगी नहीं, जब तक हम लोगों को ये नहीं समझाएंगे कि शिक्षा आखिर क्या है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है और जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये बाबा साहब ने कहा है। अच्छा निगान साहब, आखिर में चलते चलते मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आप भी जुड़े हैं, इस झंडे के नीचे आप भी खड़े हैं और भी संगठन खड़े हैं, आपकी क्या आने वाली प्लानिंग है इस संयुक्त मोर्चा के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए? क्या भविष्य में इनके साथ रह के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्लान है या केवल दिखावा करने का काम? देखिए, ये जो मोर्चा है, हाँ, ये जो फेडरेशन तैयार की है, डीसी कपिल साहब ने अपना खून पसीना एक करके तैयार की है। इनके इस प्रयास को विफल नहीं होने देंगे हम लोग। और रही बात इसको आगे चलाने की, इस मुहिम को आगे चलाने की, तो हम इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये कुछ सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपके सामने नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन भी किए जाएंगे और ठेकेदारी के खिलाफ किए जाएंगे। और जहाँ जहाँ आंदोलन होंगे आप स्वयं वहाँ होंगे, चाहे इसके लिए गिरफ्तारी देनी पड़े। और हम तो ये कहते हैं सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें जेल में डाले, ताकि जो हमारी कौम है उसको ये पता चले कि आखिर हम कौम के प्रति क्या कुर्बानी दे रहे हैं। आखिर में कुछ और ऐसा संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको लोग सुन रहे हैं, उनको कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज लड़ाई केवल वाल्मीकि समाज की नहीं है,
मैं तो धन्यवाद करता हूं कपिल साहब का कि उन्होंने उनका जो पहला मुद्दा है, उनका जो पहला एजेंडा है, उसमें जो ग्रीवेंसेस है, पहले से केवल यही ग्रीवेंस है कि कर्मचारी को पहले पक्का कराएंगे, दिल्ली के कर्मचारी को, जिसकी शुरुआत करेंगे इस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो मैं जितने भी समाज के लोग हैं, हम केवल सफाई कर्मचारी के लिए काम नहीं करना चाहते, केवल वाल्मीकि समाज के लिए काम नहीं करना चाहते। जो भी दलित हैं, जो सफाई पेशे के कार्य से जुड़े हैं, मोहल्ले से जुड़े हुए हैं, चौका बर्तन से जुड़े हुए हैं, घरों की सफाई से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्रियों से जुड़े हुए हैं, कारखानों से जुड़े हुए हैं, मिलों से जुड़े हैं, जहां जिनका शोषण हो रहा है, हम सभी के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है जुड़ने की। आप हमारी इस फेडरेशन से जुड़े, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।